हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके लिए एक और मजेदार सी सीरीज के साथ। ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड शूजिंग से होती है। नींद से उठने के बाद उसने देखा कि ओ गॉड, मैं किसी स्ट्रेंजर लड़के के साथ हूँ। जैसे ही उसने अपनी ग्लासेस लगाई और गौर से देखा तो वो कोई स्ट्रेंजर नहीं बल्कि उसका कोल्ड हार्टेड बॉस था। एक तो उसे ये समझ नहीं आती कि मैं यहाँ आई तो आई कैसे, ऊपर से अगर इस खड़ूस बॉस को पता चल गया कि मैंने इनके साथ नाइट स्पेंड की है तो मेरी जॉब तो गई। इसी के साथ हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां शूजिंग ने अपनी कुछ क्लास फेलोज के साथ रीयूनियन किया था। मौज मस्ती करने के साथ साथ उसने काफी सारी ड्रिंक भी की थी। अब उसे कुछ चलने भी नहीं हो रहा। उसका बेस्ट फ्रेंड गाओफान उसे लेने के लिए आया था। वापस ले जाने में उसकी हेल्प कर रहा होता है, जबकि शूजिंग कह रही थी कि नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, अभी तक तो मैंने ड्रिंक की भी नहीं थी और तुम मुझे वापस लेकर जा रहे हो। गाओफान उसे समझाते हुए कहता है कि तुम यहीं पर रहना, मैं जल्दी से तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ ताकि तुम सोबर हो जाओ, उसके बाद हम दोनों साथ में चलेंगे। ये कहकर वो शूजिंग को यहीं पर छोड़ देता है। तभी इसे अपना बॉस और हमारा मेल लीड गुजुआन नजर आया, जो कि ऑलरेडी ही ड्रंक था। ड्रंक हालत में शूजिंग तो उसे बिल्कुल भी नहीं पहचान पाई, बल्कि ये उसे कोई हैंडसम सा लड़का लग रहा था और उसे ये बताने के लिए कि तुम बहुत हैंडसम हो उसके पास चली जाती है। बस फिर क्या, दोनों ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और जाने अनजाने में दोनों ने ये रात एक साथ स्पेंड कर दी। लेकिन अब जब शूजिंग को होश आ चुका तो वो कल रात के बारे में सोचकर बहुत ऑकवर्ड फील कर रही थी। वो कहती है कि क्यों ना मैं जल्दी जल्दी यहाँ से निकल जाऊँ, वैसे भी बॉस अभी तक नहीं उठे। मुझे नहीं लगता कि बॉस को मेरे बारे में कुछ याद होगा और अगर मैं यहाँ रही तो यकीनन इन्होंने मुझे जॉब से निकाल बाहर करना है। ये सोचकर वो चुपके छुपाते हुए वहाँ से निकल गई, लेकिन जाते जाते उसका एक पेपर रह गया और ये क्या था ये तो हमें बाद में ही पता चल पाएगा। नेक्स्ट सीन में शूजिंग चुपके छुपाते हुए घर पहुँच आई, जहाँ वो अपनी एक बचपन की फ्रेंड विवी के साथ रह रही थी। विवी भी उसे देखकर कहने लगी कि रुको जरा, कहाँ थी तुम कल रात से? मैं तुम्हें कॉल्स पर कॉल्स कर रही थी और तुमने अटेंड भी नहीं की। शूजिंग ने उसे इस इंसिडेंट के बारे में तो नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर बता दिया कि मैं क्लास फेलो से मिलने गई थी और फिर ड्रंक हो जाने के बाद एक फ्रेंड के घर ही रात गुजार ली। विवी उससे अपनी सीवी के बारे में पूछ रही थी कि तुमने तो कहा था कि तुमने मेरी सीवी बना ली है और प्रिंट करके मुझे दे दोगी, कहाँ है वो, या फिर मैं उम्मीद ही छोड़ दूं। उसे अब गुस्सा आ रहा होता है, जबकि शूजिंग बोली कि हाँ मैंने बनाई है ना, ये देखो मैं प्रिंट करके भी ले आई हूँ। लेकिन जब वो अपने पर्स में ढूंढती है तो वो सीवी वहाँ पर नहीं थी और उसे खुद भी समझ नहीं आती कि आखिर वो कहाँ रह गई। दूसरी तरफ मिस्टर गुजुआन भी बात लेने के बाद वापस जाने के लिए तैयार हो गए थे कि अचानक से उसकी नजर उस पेपर पर पड़ी जो कि विवी की वो सीवी ही थी। यहाँ असिस्टेंट लिया ने आकर बताया कि बॉस आपको पिक करने के लिए गाड़ी आ चुकी है, चले क्या? जबकि वो इसे सीवी दिखाते हुए बोला कि ये किसकी सीवी है, मुझे एक दिन के अंदर अंदर इस लड़की को ढूंढ कर बताओ। उस सीवी को लेकर लिया भी दिल ही दिल में सोच रहा था कि शुक्र है इस हजारों साल से कुंवारे लड़के को भी कोई लड़की तो मिली। नेक्स्ट सीन ऑफिस का दिखाया गया, जहां गुजुआन ने अपनी नई सेक्रेटरी को फायर कर दिया क्योंकि वो इसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी और गुजुआन को वो लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद जो कि इस तरह की इविल इंटेंशंस रखती है। फेंगली उसे धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाल देती है कि आज के बाद तुम्हें ऑफिस में आने की जरूरत नहीं, जबकि बाकी कोलीग्स आपस में बातें कर रहे थे कि इस वाली सेक्रेटरी को तो बॉस ने 24 घंटों से पहले ही निकाल दिया। यानी कि यहाँ पर कोई भी लड़की बॉस को सीड्यूस करने की कोशिश करेगी तो उसका अंजाम यही होगा। ये सारी बातें शूजिंग ने भी सुन ली थी और वो बेचारी तो यही सोच रही थी कि अगर बॉस को पता चला कि मैंने उनके साथ नाइट स्पेंड की तो पता नहीं फिर मेरा क्या हशर करेंगे। तब तक उसे सामने से गुजुआन आते हुए नजर आया, जिसे देखकर उसने फौरन से नजरें फेर ली, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने आपको देखा तक नहीं। गुजुआन उसके पीछे खड़ा होकर फेंगली को बता रहा था कि अगर मेरी कंपनी में इस तरह की कोई भी लड़की है तो मेरे पूछे बगैर ही उसे फायर कर दो, क्योंकि मैं इस तरह की किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जाते जाते उसे शूजिंग का सेंट बहुत जाना पहचाना लगा तो उसे रोकते हुए कहने लगा कि रुको जरा, तुम्हारा नाम क्या है और यूं नीचे क्या देख रही हो, अपना सर ऊपर उठाओ। शूजिंग बहुत नर्वस फील कर रही थी कि कहीं बॉस मुझे पहचान ही ना ले। डरते डरते उसने अपना सर ऊपर उठाया। गुजुआन उसे गौर गौर से तो देख रहा था लेकिन उसे नहीं पहचान पाया। उसके कार्ड से उसका नाम देखने लगता है और पूछने लगा कि तुमने किस स्कूल से ग्रेजुएशन की है। शूजिंग जल्दी जल्दी में स्कूल का नाम बताती है, जिसके बाद गुजुआन ने फेंगली को बताया कि इसे सेक्रेटरिएट डिपार्टमेंट में रिपोर्ट कर दो, यानी कि उसने इसे अपनी सेक्रेटरी चुन लिया था। फेंगली बोली पर ये तो यहाँ की इंटर्नी है और आए हुए इसे 2 महीने भी नहीं हुए, लेकिन इस बात से गुजुआन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। उसके यहाँ से चले जाने के बाद शूजिंग सोच रही थी कि हैरत की बात है, बॉस ने मुझे पहचाना तक नहीं। जबकि फेंगली उसे कहने लगी कि कल से अपने ये कपड़े अच्छे से पहन कर आना, ड्रेसिंग की भी तुम्हें कोई सेंस है या फिर हमारे डिपार्टमेंट को एम्बेरस करोगी। शूजिंग बोली कि हमारी कंपनी में ड्रेसिंग का कोई कोड नहीं है तो मेरी मर्जी, मैं जो भी पहनूं। फेंगली कहने लगी कि अगर इस ड्रेसिंग में तुम
स्टूपिड ना लग रही होती तो बॉस कभी भी तुम्हें अपनी सेक्रेटरी ना चुनते, जो कहकर वो जाने लगी। और शूजिंग बोली कि क्या मतलब है तुम्हारा, अगर मेरी ड्रेसिंग से तुम लोगों को फर्क पड़ता है तो किसी और को ये पोजीशन दे दो, मुझे खामखा में तुम लोगों का ये एहसान नहीं चाहिए। फेंगली बोली कि सोच लो, मैं तो किसी और को दे दूंगी, लेकिन इस पोस्ट की सैलरी 50,000 युआन है, जो कि तुम खुद ही अपने हाथों से गवा दोगी। 50,000 का सुनकर तो शूजिंग के होश ही उड़ गए थे, क्योंकि आज तक उसने 4-5 हजार वाली जॉब ही की थी। खुशी के मारे तो उसने जंपिंग ही करना स्टार्ट कर दिया। खुद से ही कहने लगी कि इतने पैसों में मैं विवी का और गाओफान का अच्छे से ख्याल रख सकती हूँ। ये खुशी की खबर वो जल्दी जल्दी से कॉल करके विवी को सुनाना चाहती थी, जबकि विवी ने उसकी कॉल काट दी, क्योंकि सीवी के थ्रू लियाओ ने उसे ढूंढ लिया था। गुजुआन उससे पूछ रहा था कि क्या कल रात मेरे साथ होटल में तुम ही थी, असल में तुमने वहाँ पर सीवी छोड़ दी थी और इसी के जरिए ही मैं तुम्हें ढूंढ पाया। विवी को समझ नहीं आ रही थी कि कौन सा होटल, दिल ही दिल में सोच रही थी कि मैं तो इसे जानती तक नहीं, जबकि गुजुआन कहने लगा कि मैं यहाँ तुम्हें ये बताने के लिए आया हूँ कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शंस है, या तो तुम ये 6 मिलियन का चेक रख लो, जिसके बाद तुम कल रात के बारे में भूल जाओगी, हम दोनों का एक दूसरे से कोई भी लेना देना नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन ये कि तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकती हो, लेकिन हम दोनों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास ना तो इतना टाइम है और ना ही इतनी एनर्जी कि मैं रिलेशनशिप जैसी चीजों पर वेस्ट करूं। तुम इन दोनों ऑप्शंस के बारे में अच्छे से सोच सकती हो, ये मेरा कार्ड है, जब अच्छे से सोच लो तो फिर मुझे कॉल करके बता देना। दूसरी तरफ शूजिंग खुशी खुशी से घर आ रही थी विवी को ये न्यूज देने के लिए, तभी गुजुआन की गाड़ी वहाँ से गुजर जाती है। दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाए। विवी ने जैसे ही उसे घर के अंदर आते देखा तो कार्ड को छुपाने के चक्कर में उसके हाथ से कार्ड नीचे गिर जाता है। शूजिंग खुशी खुशी से उसे अपनी जॉब के बारे में बता रही थी और ये भी कि कितनी हाई सैलरी है। विवी किसी भी तरह ट्रिक्स करके उस कार्ड को उठा लेती है। शूजिंग को बनक तक पड़ने नहीं दी कि यहाँ पर गुजुआन आया था और उसे कितनी बड़ी ऑफर देकर गया है। असल में उसे इस बात का अंदाजा हो गया था कि गुजुआन के साथ होटल में जिसने नाइट स्पेंड की वो शूजिंग ही थी और वही मेरी सीवी वहाँ पर छोड़ कर आई। खैर उसने शूजिंग को ये बताया कि मेरी एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब लग गई, जो कि मुझे 1 लाख सैलरी दे रहे हैं। इतनी हाई सैलरी का सुनकर शूजिंग हैरान हो गई कि इतनी ज्यादा सैलरी, तुम मुझे उस कंपनी का नाम बताओ, जरा मैं सर्च करूं कि कहीं कोई तुम्हें स्कैम तो नहीं कर रहा। अपने झूठ को छुपाने के लिए विवी बोली कि नहीं नहीं, स्कैम नहीं है, मैंने सब कुछ अच्छे से देख लिया है। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी दोस्त हो, तुम्हें मेरी फिक्र होती है, लेकिन मेरी इतनी बड़ी खुशी पर भी तुम खुश नहीं, बल्कि उल्टा मुझसे सवालों पर सवाल करती जा रही हो। शूजिंग बोली कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, मैं तो बस तुम्हारी सेफ्टी के लिए कह रही थी। विवी फौरन से बात बदलते हुए कहने लगी कि तुम मुझे अपनी जॉब के बारे में बताओ। मैंने सुना है कि तुम्हारा बॉस बहुत ही हैंडसम और बहुत रिच है। क्योंकि वो गुजुआन के बारे में जानना चाहती थी, उसे पता था कि वो इसका बॉस है। शूजिंग ने बताया कि मैंने उसे कुछ ज्यादा तो नहीं देखा, लेकिन अब मैं उसकी सेक्रेटरी बन गई हूँ, ऐसा लगता है कि रोज रोज मुझे उसकी शक्ल देखनी पड़ेगी। अब ये तो विवी के लिए अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि हो सकता है गुजुआन इसे फ्यूचर में पहचान ले, जो कि विवी तो कभी भी नहीं चाहती। पूछने लगी कि कुछ उसकी प्राइवेट लाइफ के बारे में बताओ, मैंने सुना है कि वो बहुत सारी लड़कियों के साथ डेट्स करता फिरता है। शूजिंग ने बताया कि कहाँ की प्राइवेट लाइफ, उसे तो लड़कियों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं। तुम्हें पता है उसने मुझे अपनी सेक्रेटरी क्यों बनाया? क्योंकि पूरी कंपनी में मैं ही उसे सबसे स्टूपिड लड़की लगी, जो कभी भी उसे सेड्यूस करने की कोशिश नहीं करेगी। विवी अब शूजिंग के ख्याल जानना चाहती थी। पूछने लगी कि तुम बताओ, क्या तुम्हें वो पसंद है? नहीं, मेरा मतलब ये था कि अगर उसने तुम्हें अपनी सेक्रेटरी बना लिया है तो हो सकता है कभी तुम उसे पसंद भी आ जाओ। इसके जवाब में शूजिंग ने बताया कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, बल्कि हम दोनों 2 अलग दुनिया से है। अगर हाई सैलरी वजह ना होती ना तो मैं तो कभी उसकी सेक्रेटरी भी ना बनती। विवी अब रिलाइव हो चुकी थी कि इसे गुजुआन में कोई इंटरेस्ट नहीं, तो मैं ही अपना चांस मार लेती हूँ। नेक्स्ट सीन रात का दिखाया गया, जब शूजिंग सो चुकी थी तो विवी ने चुपके छुपाते हुए गुजुआन को कॉल करके बताया कि मैंने अच्छे से सोच लिया है, मैं तुम्हारे घर में शिफ्ट होना चाहती हूँ, क्या कल सुबह 9 बजे तुम मुझे पिक कर लोगे? जिससे उसको कोई मसला नहीं होता। अगली सुबह शूजिंग काफी जल्दी में थी, क्योंकि आज उसकी जॉब का फर्स्ट डे है और वो ऑलरेडी ही लेट हो चुकी। जल्दी में विवी को बाय बाय करते हुए वहाँ से भाग गई, जबकि इधर वो सोच रही थी कि शूजिंग, मैं जो भी कर रही हूँ इसके लिए मुझे ब्लेम मत करना, क्योंकि तुमने खुद ही ये अपॉर्चुनिटी मेरी झोली में डाली। थोड़ी ही देर में असिस्टेंट लिया विवी को पिक करने के लिए आ जाता है। यहाँ एक मोहल्ले की आंटी ने भी उसे देख लिया था और पूछने लगी कि विवी, ये लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? ये तो बहुत अमीर लग रहा है। वो भी मस्के लगाते हुए बोली कि ये मेरे बॉयफ्रेंड का असिस्टेंट है, जिस पर आंटी कहने लगी कि अरे वाह, तुमने तो बहुत ऊंचा हाथ मारा है। ये सुनकर विवी गुस्सा हो जाती है, आंटी को बदतमीज बोलते हुए गाड़ी में बैठकर चली गई। उसके जाते साथ ही यहाँ शूजिंग भागते हुए आई, जो कि अपना एम्प्लॉय कार्ड घर ही भूल गई थी। आंटी से टकरा जाती है, उनको फौरन से सॉरी कहा। आंटी बोली
बोली कि तुम्हारी दोस्त विवी ने तो इतना बड़ा हाथ मारा है, इतना अमीर बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया, जबकि तुम बेचारी सिर्फ काम में ही मेहनत कर रही हो, तुम भी अपने लिए कोई बॉयफ्रेंड ढूंढ लो। अचानक से सुनकर शूजिंग भी हैरान हो जाती है कि उसने तो मुझे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ भी नहीं बताया। आंटी बोली कि अभी अभी तो उसके बॉयफ्रेंड ने उसे पिक किया, कम से कम 5 मिलियन की गाड़ी लग रही थी वो, और तो और वो शूजिंग को गाड़ी का नंबर भी बता देती है, जबकि शूजिंग को तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर विवी ने मुझे क्यों नहीं बताया। नेक्स्ट सीन में विवी गुजुआन के घर पहुंच जाती है। पहली नजर में जब उसने गुजुआन का इतना बड़ा घर देखा तो वो तो खुशी के मारे समाये नहीं जा रही थी, और ऊपर से सर्वेंट्स ने भी उसे इतने अच्छे से वेलकम किया। इतने बड़े घर के अंदर जाते समय वो यही सोच रही थी कि मेरे तो दिन बदल गए हैं, अब तो मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। जबकि लिया उसे घर दिखा रहा था और यहाँ के रूल्स रेगुलेशन समझा रहा था, जिसे विवी बहुत अच्छे से सुन रही थी। दूसरी तरफ बेचारी शूजिंग भागते हुए ऑफिस पहुंची। इसमें भी फेंगली उसे बातें सुना रही थी कि फर्स्ट डे ही तुम लेट हो गई हो। वो बोली कि नहीं तो 10 बजे ऑफिस लगता है और देखो मैं 2 मिनट पहले आई हूँ। फेंगली ने बताया कि सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट का रूल है आधा घंटा पहले पहुँचने का। अब ये फाइल उठाओ, काम करने के साथ साथ जाकर अपना फाइन लेटर भी साइन करो। शूजिंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, उतरा हुआ मुंह उठाकर वहाँ से जाने लगी। फेंगली ने उसे आवाज दी कि अगर ऐसे ही चलती रही ना तो बॉस ने तुम्हें फायर कर देना है। ये सुनकर उसने भागना शुरू कर दिया गुजुआन से पहले पहुंचने के लिए। यहाँ लिफ्ट में वो जाना चाह रही थी पर उसमें पहले ही कोई जाकर क्लोज कर देता है, जिस पर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया कि ये कौन मनहूस इंसान था जिससे 1 मिनट का वेट भी नहीं हो रहा। तभी सामने से लिफ्ट खुला, जो कोई और नहीं बल्कि गुजुआन ही होता है। कहने लगा कि आप खड़ी रहोगी या अंदर भी आओगी। बेचारी शूजिंग तो ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। खैर वो अंदर जाकर उसके साथ साइड पर खड़ी हो जाती है। चोरी छुपे गुजुआन को देखकर दिल ही दिल में सोच रही थी कि बॉस का फिगर तो कितना परफेक्ट है। सिर्फ यही नहीं बल्कि ख्वाबों ख्यालों में तो उसने बॉस के साथ रोमांस भी स्टार्ट कर दिया था, वो भी बहुत हाई लेवल का। यहाँ खड़े खड़े ही वो जोन आउट हो गई थी। गुजुआन ने जब उसके ये अजीबो गरीब से एक्सप्रेशंस देखे तो पूछने लगा कि तुम जानती हो ना कि मैंने तुम्हें अपनी सेक्रेटरी क्यों बनाया। ये सुनकर वो भी होश में आ गई, कहने लगी कि जी मैं जानती हूँ, मैं स्टूपिड हूँ इसीलिए ही बनाया। तो गुजुआन बोला कि इस बात को अच्छे से याद भी रखना। शूजिंग फौरन से प्रॉमिस करते हुए बोली कि मेरे दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, बल्कि मैं तो आपको मर्द समझकर देखती भी नहीं। आप मेरे लिए मेरे लीडर हैं, बहुत नोबल लीडर। इस बात का यकीन दिलाने के लिए वो गुजुआन के सामने झुक जाती है, जबकि उसको तो ये और भी ज्यादा अजीबो गरीब लगने लगी। खैर वहाँ से चला गया। इधर शूजिंग सोच रही थी कि अगर मैं ये हाई सैलरी वाली जॉब करना चाहती हूँ ना तो फिर मुझे उस रात के बारे में सब कुछ भूलना होगा। नेक्स्ट सीन में जब गुजुआन ऑफिस में इंटर हुआ तो लियाओ बता रहा था कि आज शाम को मिस विवी के साथ आपकी डिनर डेट है। इसके अलावा कुछ और मीटिंग्स के बारे में भी बता रहा था, लेकिन गुजुआन ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी क्योंकि वो अपने ख्वाबों ख्यालों में था। गुस्से में उसे पूछने लगा कि एक बात बताओ, क्या मैं तुम्हें मर्द की तरह नहीं लगता? असिस्टेंट लियाओ हैरान हो जाता है कि बॉस ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं। जो सुनकर गुजुआन धीरे से कहने लगा कि कुछ लोग होते ही अंधे हैं। खैर तुम बताओ क्या कह रहे थे। नेक्स्ट सीन में शूजिंग विवी को मैसेज करके उसे पूछ रही थी कि अगर आज शाम को तुम फ्री हो तो हम दोनों साथ में डिनर कर लेते हैं। असल में उसे विवी की फिक्र हो रही थी, जबकि फेंगली ने आकर उसे गाड़ी की चाबियां पकड़ा दी कि आज बॉस की गाड़ी तुम ड्राइव करोगी, वो कहीं डिनर पर जाना चाह रहे हैं। शूजिंग बोली पर मैं तो ऑफ करके घर जाने वाली थी। फेंगली को तो वैसे भी वो अच्छी नहीं लगती, कहने लगी कि ओ मिस सेक्रेटरी हो तुम, बॉस से पहले घर जाने का सोचना भी मत। मैं भी उनकी गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकती क्योंकि मुझे उनकी गर्लफ्रेंड को पिकअप करने के लिए जाना है, वरना तो कुछ सोचा जा सकता था। जो कहकर फेंगली वहाँ से चली गई। इधर शूजिंग अभी तक हैरान होकर यही सोच रही थी कि इस खड़ूस बॉस ने भी गर्लफ्रेंड रखी हुई है। खैर वो चाबियां लेकर गाड़ी के पास पहुंच आई। इतनी आलीशान गाड़ी को देखकर वो सोच रही थी कि कितनी खुश नसीब लड़की होगी वो जो इस गाड़ी में बैठेगी। उसके तो मजे हो गए हैं बॉस की लाइफ में आकर। तभी उसकी नजर गाड़ी के नंबर प्लेट पर पड़ी तो उसे याद आया कि आंटी ने भी कुछ ऐसा ही नंबर बताया था, लेकिन फिर वो कहने लगी कि नहीं नहीं, विवी मेरे बॉस को कैसे जान सकती है। थोड़ी ही देर में उसे गाफान की कॉल आई जो उसे यही पूछ रहा था कि तुम अभी तक भी काम पर हो, जिस पर शूजिंग कहने लगी कि इस खड़ूस बॉस से मेरी जान इतनी आसानी से तोड़ी ना छूटने वाली है। इतनी बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट होकर अपनी गाड़ी नहीं चला सकता, जैसे इसकी टांगे ही टूटी हो। तब तक पीछे से गुजुआन भी पहुंच आया जो कि इसकी बातें सुन रहा था। शूजिंग ने भी जब उसे गाड़ी में देखा तो फौरन से बात बदल देती है कि अच्छा हुआ मैंने वो कंपनी छोड़ दी है, मेरे अभी वाले बॉस तो बहुत अच्छे हैं, बहुत हैंडसम, बहुत कैपेबल और बहुत अच्छे। अरे बॉस आप आ गए हैं, मैं अभी फ्रेंड से आपके बारे में ही बात कर रही थी कि आप कितने हार्ड वर्किंग है। सच्ची मैं तो आपको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। गुजुआन बोला कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी स्टूपिड सी सेक्रेटरी के भी 2 फेस हो सकते हैं। यानी कि समझ तो वो गया था। इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड यहाँ पर खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज
के सेकंड एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां गुजुआन अभी अपनी सेक्रेटरी से बात कर ही रहा था कि दूसरी तरफ उसका एक बड़ा क्लाइंट जो कि काफी ड्रंक था वो भी आ पहुंचा। कहने लगा कि अरे मिस्टर गुजुआन, अच्छा हुआ कि आपसे मुलाकात हो गई। ये आपके साथ कौन है? आपकी सेक्रेटरी है क्या? वो पिछली वाली तो ज्यादा प्यारी थी, इसकी शक्ल अच्छी नहीं है पर फिगर इसका भी बहुत अच्छा है। ये कहते हुए वो अभी शुजिंग को टच करने वाला था कि गुजुआन ने पहले ही उसका हाथ पीछे झटक दिया, उसे गले से पकड़ लेता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बंदों को हाथ भी लगाओ, मैं तुम्हारे हाथ ना तोड़ दूं। और अगर तुम्हें ये लगता है कि हमारे बीच में कोऑपरेशन चल रही है इसलिए मैं तुम्हारा लिहाज करूंगा तो ये तुम्हारी भूल है। मैं अभी के अभी उस कोऑपरेशन को खत्म करता हूँ। फिर उसे उसके असिस्टेंट के हवाले कर दिया और यहाँ से दफा होने के लिए कहा। अब तो वो क्लाइंट बहुत माफिया मांग रहा था लेकिन इसका क्या फायदा। शुजिंग को भी उस क्लाइंट पर काफी ज्यादा गुस्सा आया लेकिन दूसरी तरफ उसे अच्छा भी लग रहा था जिस तरह उसके बॉस ने उसे डिफेंड किया। नेक्स्ट सीन में ड्राइविंग करते हुए अचानक से गुजुआन की तबीयत खराब हो गई। वो बाहर आकर वॉमिटिंग करने लगता है। शुजिंग को भी उसकी फिक्र हो रही थी। कहने लगी कि आपको ड्रिंक करने की क्या जरूरत थी। अच्छा एक बात बताएं, अभी जो आपने क्लाइंट के साथ अपनी कोऑपरेशन खत्म की क्या वो मेरी वजह से? अगर मेरी वजह से की तो क्यों खत्म की? मैं आपके ऑफिस की एक छोटी सी एम्प्लॉय हूँ। जिस पर गुजुआन कहने लगा कि तुम मेरे लोगों में से हो, कोई मेरे लोगों की इंसल्ट करे तो ये डायरेक्टली मेरी इंसल्ट है जो कि मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं ड्राइविंग नहीं कर पा रहा, प्लीज तुम कर देना। जो कहकर वो गाड़ी में बैठ जाता है। इधर शुजिंग सोच रही थी कि ये इतना भी अनोइंग नहीं जितना कि मैंने सोचा था। दूसरी तरफ विवी बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है और खुश हो रही थी कि बस गुजुआन आता ही होगा तो हम दोनों साथ में डिनर करेंगे। लेकिन गुजुआन तो आते आते ड्रंक हो चुका था जिसे शुजिंग ही संभालते हुए ला रही थी। विवी ने जब उसे अचानक से देखा तो वो साइड पर चुप जाती है। उसे गुस्सा आ गया कि ये कहाँ से आ गई अब। जबकि इधर शुजिंग उसे सोफा पर बिठाकर जाने ही वाली थी कि गुजुआन ने उसका हाथ पकड़ लिया। पूछने लगा कि कहाँ जा रही हो? तुम्हारे पास से इतनी प्यारी सेंट क्यों आती है? तुम्हें पता है मैं जब भी तुम्हारे पास होता हूँ तो बहुत सेफ फील करता हूँ। असल में वो शुजिंग को उस रात वाली लड़की समझ रहा था और बिल्कुल ठीक ही समझ रहा था। विवी को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इधर शुजिंग भी यही कहती है कि आपने मुझे कोई और समझ लिया है, प्लीज मुझे जाने दे। गुजुआन उसे जाने तो नहीं देता बल्कि उल्टा जबरदस्ती उसे किस करने लगा। इधर शुजिंग भी किसी तरह उसे चक्की काट कर खुद को छुड़ा देती है और भागते हुए वहाँ से निकल गई। इसी मौके का फायदा विवी उठाना चाहती थी। वो जल्दी जल्दी गुजुआन के पास आई और बताया कि मैं वापस आ गई हूँ। जिस पर वो बंद आंखों से पूछने लगा कि तुम कहाँ चली गई थी। लेकिन फिर जैसे ही विवी उसके करीब आई और गुजुआन ने उसे देखा तो फौरन उसे खुद से दूर कर देता है। कहने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, अपने कमरे में जाओ। साथ ही साथ उसे डांट भी दिया कि आइंदा से मेरे सामने प्रॉपर ड्रेसिंग करके आना, मुझे इस तरह की लड़कियां बिल्कुल भी नहीं पसंद। उसके जाने के बाद गुजुआन यही सोच रहा था कि इस बार मुझे इसके पास से ऐसी सेंट क्यों नहीं आई जो कि उस बार आई थी। उधर विवी को भी शुजिंग पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि इसने हमारा डिनर खराब कर दिया है। तभी उसे शुजिंग का मैसेज भी आया जो कि इसे मिलने के लिए कह रही थी। इसके साथ ही उसने फौरन से मना कर दिया कि मैं बिजी हूँ। खैर ये बताओ कि तुम एक खुशबू वाला जेल यूज करती थी ना, वो कौन सा जेल है? शुजिंग ने बताया कि वो अभी भी घर पर पड़ा हुआ है, अगर तुम्हें चाहिए तो आकर ले जाओ। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया जहाँ गुजुआन बात ले रहा होता है पर अभी भी ख्वाबों ख्यालों में खोया हुआ था। बाहर आकर उसने नोटिस किया कि उसके लिप पर चोट लगी हुई है तो उसे याद आया कि ये तो उसकी सेक्रेटरी ने चक्की मारी थी। कंटिन्यूअसली वो शुजिंग के बारे में ही सोच रहा था। दूसरी तरफ से विवी उसके लिए सूप लेकर आई और उसे मस्के लगाते हुए कहती है कि देखो प्लीज मुझसे नाराज मत हुआ करो, मैं तुम्हारे घर में नौकरानी भी बनकर रह सकती हूँ लेकिन मुझे यहाँ से जाने का मत कहना। कल हम दोनों साथ में डिनर नहीं कर पाए तो क्या हम आज रात करें? मैं तुम्हारे लिए सब कुछ बना दूंगी जो तुम्हारा फेवरेट हो। गुजुआन उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और उसे डिनर के लिए भी मना कर दिया कि इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम अपने कमरे में जाओ। नेक्स्ट सीन में शुजिंग ऑफिस पहुंची और उसने देखा कि मेरा शूज टूट गया है। कहने लगी कि क्या मुसीबत है यार। तभी उसके कुलीग्स ने भी उनसे पूछा कि आज शाम हम डिनर के लिए बाहर जाने वाले हैं, क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी? इसके लिए उसने सॉरी करते हुए मना कर दिया कि आज शाम को मुझे कहीं और जाना है। तो वो बोले कि कहीं बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर तो नहीं जाना। ये बात आते हुए गुजुआन ने भी सुन ली और शायद ये उसे अच्छा नहीं लगा। उसे फौरन से अपने ऑफिस में बुला लेता है। शुजिंग को समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या काम पड़ गया। फिर जब वो ऑफिस में पहुंची और उसने देखा कि बॉस के लिप पर चोट लगी हुई है तो उसे याद आया कि ये तो कल रात मैंने ही चक्की काटी थी, कहीं ये मुझसे मेडिकल एक्सपेंस तो नहीं मांगना चाहता। गुजुआन अभी कुछ कहने ही वाला था कि शुजिंग पहले से बोल पड़ी, देखो मेरे पास पैसे नहीं है, ना ही मैं दूंगी क्योंकि मेरी गलती नहीं थी। वो बोला कि तुम पागल हो गई हो क्या दिमाग घर छोड़कर आई हो? मैं तुमसे प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ और तुम पता नहीं क्या सोची जा रही थी। कल सुबह मुझे वो प्रोजेक्ट कंप्लीट
सीट चाहिए। असल में वो शुजिंग की डेट को खराब करना चाहता था, जो कि उसे सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। शुजिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया कि एक हफ्ते का काम मैं सिर्फ एक रात में कैसे कर सकती हूँ, पर बॉस के ऑर्डर्स थे तो क्या ही कह सकती थी। गुस्से में वहाँ से जाने लगी कि बॉस ने उसे आवाज देकर वापस बुला लिया, ये कहते हुए कि क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था। ये बोली, पर आपने मुझे कुछ और भी तो करने के लिए नहीं कहा। इसके बाद गुजुआन ने सोफा पर रखे हुए गिफ्ट दिखाते हुए बताया कि इसमें सबसे सूटेबल वाला सेलेक्ट करने में मेरी हेल्प करो, आखिर तुम भी एक लड़की हो। शुजिंग बोली कि यकीनन आप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए सेलेक्ट कर रहे होंगे। दिल ही दिल में वो सोच रही थी कि मेरा तो शूज भी टूटा हुआ है, कितनी एम्बेरसमेंट वाली बात है, मैं इनको ट्राई कैसे करूंगी। गुजुआन ने ये बात पहले ही नोटिस कर ली और उसे एक पेयर ऑफ शूज दे देता है जो कि बहुत प्यारे थे। शुजिंग को भी काफी ज्यादा पसंद आए, पूछने लगी कि ये मेरे लिए। वो बोला कि हाँ तुम्हारे लिए, अब ये टूटे हुए शूज पहन भी दो, बाहर जाओगी तो लोग क्या सोचेंगे कि मेरी सेक्रेटरी होकर तुमने टूटे हुए शूज पहने हैं। इधर शुजिंग धीरे से बोली कि मतलब तुम अपनी इज्जत बचाना चाह रहे हो। उसने भी सुन लिया था, पूछने लगा कि क्या कहा तुमने। अब वो फौरन से बात बदलते हुए कहने लगी कि बॉस मैं ये कह रही थी कि ये शूज काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना कि ये पैसे आप मेरी सैलरी से काट देंगे। नेक्स्ट सीन में वो बॉस के साथ विवी के लिए कुछ शॉपिंग करने को गई थी। वापसी में उसे गाओफान नजर आया और दूर से ही आवाज देते हुए कहने लगी कि हे हस्बैंड। गुजुआन भी देखकर हैरान था कि आखिर ये हो क्या रहा है। उस लड़के को देखकर ये तो मुझे कुछ समझ ही नहीं रही। ऊपर से शुजिंग ने इसे शॉपिंग बैग्स भी पकड़ा दिए, ये कहते हुए कि तुम पकड़ो जरा, मैं अभी आती हूँ। गुजुआन ने उसे पूछा कि ये लड़का कौन है, तो इसने बताया कि ये मेरा दोस्त है। जिसके बाद वो गाओफान के पास जाकर उसे डांटने लगी कि इतने दिनों से कहाँ थे तुम, मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आए। गाओफान ने भी उसे एक गिफ्ट दिया और बताया कि ये मैंने तुम्हारे लिए लिया है। इधर गुजुआन उनको देखकर जेलस हो रहा था, ऊपर से वो ये भी सोच रहा होता है कि मैं इसका बॉस हूँ या फिर इसका सेक्रेटरी। खैर गुस्से में इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। गाओफान पूछने लगा कि विवी का कुछ पता नहीं चल रहा, वो कितना बिजी रहने लगी है। शुजिंग बोली कि सच बताऊं ना तो मुझे भी उसकी बहुत टेंशन होती है, लेकिन पता नहीं वो हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं करना चाह रही। नेक्स्ट सीन में विवी वो बैग देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी और जब फैंगली ने बताया कि ये कितना ज्यादा एक्सपेंसिव है, ये सुनकर तो वो और भी ज्यादा खुश हो गई। उसे यकीन हो गया कि गुजुआन मुझसे जरूर शादी करेगा। इसी दौरान शुजिंग ने उसे कॉल किया, अपने साथ डिनर पर बुला रही थी कि मैं और गाओफान साथ में डिनर करने के लिए जा रहे हैं, अगर तुम इस बार नहीं आई ना तो आई स्वेयर कि हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। विवी ने भी आने के लिए हाँ कहकर कॉल काट दी, पर सिर्फ इसलिए कि वो शुजिंग को दिखाना चाहती थी कि मैं कितनी अमीर हो गई हूँ और अब मैं तुम्हारे बगैर भी रह सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में वो दोनों डिनर पर आए थे, जहाँ शुजिंग तो कंटिन्यूसली अपने बॉस की बुराइयां कर रही थी कि किस तरह टोंट मारकर उसने मुझे ये शूज दिए, वो भी सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए। गाओफान बोला कि जब से आई हो तब से बॉस बॉस ही किए जा रही हो, ध्यान रखना कहीं तुम्हें उनसे प्यार ना हो जाए। शुजिंग बोली कि प्यार और मुझे उनसे नफरत होती है, मुझे उनसे तो। तभी दूसरी तरफ से विवी भी काफी तैयार होकर वहाँ पर पहुँच आई, सबकी नजरें उस पर टिकी हुई थी। गाओफान भी उसे देखकर कहने लगा कि तुम्हारे बॉस को तो इस तरह की लड़कियां बिल्कुल भी नहीं पसंद ना। शुजिंग भी हंसने लगी कि तुम मेरे बॉस को कितना ज्यादा जान गए हो, जबकि उन्होंने विवी को बिल्कुल भी नहीं पहचाना। वो आकर इन दोनों को हेलो हाय करती है। गाओफान बोला कि सॉरी आप कौन, तो विवी कहने लगी कि 2-4 दिन में तुमसे दूर क्या हो गई हूँ, तुमने मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया। यहाँ दोनों ही खुश होने के साथ साथ हैरान भी हो गए थे। उसे फौरन से अपने साथ बैठने के लिए कहा, जबकि विवी ने उसके हाथ में वो बैग भी पहचान लिया था कि ये तो वही बैग है जो मेरे बॉस ने अपनी गर्लफ्रेंड को दिया। बातों ही बातों में विवी से पूछने लगी कि ना तुम हमसे मिल रही हो ना हमसे कोई कांटेक्ट रख रही हो, बताओ तुम्हारी जॉब कैसे चल रही है। वो बोली कि सब कुछ फिट फाट, मेरे बॉस तो बहुत अच्छे हैं, देखो ये सब कुछ मेरे लिए मेरे बॉस ने ही खरीदा है, अच्छा है ना। गाओफान ने जब उसे उसकी कंपनी का नाम जानना चाहा तो ये बोली कि छोड़ो ना, नाम में क्या रखा है। शुजिंग कहने लगी कि आखिर हम दोस्त हैं, तुम हमसे क्यों छुपा रही हो, सच क्यों नहीं बता देती कि तुम्हारी कोई जॉब नहीं लगी, असल में तुम्हें किसी से प्यार हो गया था और अब तुम उसके घर में रह रही हो, तो ये बात भी हमसे छुपाने की क्या जरूरत थी। पहले तो विवी हैरान हो गई कि इससे कैसे पता, लेकिन फिर खुद को डिफेंड करते हुए बोली कि मैं तुम दोनों से डिफरेंट हूँ, ना तो मेरे पास इतनी एजुकेशन है और ना ही स्किल्स, तो इसमें क्या बुरा है अगर मैंने अपना घर बसाने के बारे में सोचा और अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने लग गई हूँ। तुम दोनों हमेशा मेरे अगेंस्ट रहते हो क्योंकि तुम दोनों ज्यादा अच्छे दोस्त हो ना। शुजिंग को यह बात सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आ गया कि एक तो हमें तुम्हारी फिक्र हो रही है, हम तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं कि पता नहीं वो कैसा लड़का होगा, और तुम हो के फजूल बातें किए जा रही हो। दोनों ही काफी ज्यादा हाइपर हो गई थी, तो गाओफान दोनों को रिलैक्स करके बिठा देता है। विवी को समझाया कि हम तीनों बचपन के दोस्त हैं, बचपन से ही एक साथ रहे हैं, तो भला हमसे छुपाने का क्या फायदा, तुम हमें अपने बॉयफ्रेंड का नाम बता क्यों नहीं देती। विवी भला क्यों बताने लगी, कहने लगी कि तुम लोगों को मैं बेवकूफ लगती हूँ ना,
ना यही समझते हो ना कि कोई भी मुझे आसानी से बेवकूफ बना सकता है, इसलिए तो कब से मुझसे मेरे बॉयफ्रेंड का नाम पूछ रहे हो। यानी कि बात को खत्म करने के बजाय बढ़ा रही थी और आखिर में तो उठते हुए ये कहकर वहाँ से जाने लगी कि आज के बाद मैं तुम दोनों की दोस्त नहीं हूँ और ना ही मेरे पीछे आने की कोशिश करना। गाओफान तो उसके पीछे जाकर रोकना चाहता था, मगर इधर शूजिंग ने मना कर दिया। कहने लगी कि जाने दो इसे, कुछ दिन हमारे बगैर रहेगी ना तो लग पता जाएगा इसे कि हर किसी का भरोसा नहीं किया जा सकता। चाहे वो मुझसे दोस्ती तोड़ दे पर मैं उसे नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उसने मेरी जान बचाई थी और ये बात तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो। दोनों ही उसे देखने के लिए बाहर तक आए, लेकिन तब तक वो एक गाड़ी में बैठकर चली गई। गाओफान बोला कि ये तो किसी कम्युनिटी की गाड़ी लग रही है। खैर उसे वीचैट पर मैसेज करना चाह रहा था, लेकिन विवी ने इन दोनों का कॉन्टैक्ट नंबर भी डिलीट कर दिया, जिस पर शूजिंग कहने लगी कि पता नहीं ये लड़की चाहती क्या है। यहाँ तेजी से एक गाड़ी आ रही थी, जिसे शूजिंग को बचाने के लिए गाओफान ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और हम देखते हैं कि ये गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि गुजुआन की थी। लिया उसे देखकर कहने लगा कि बॉस ये तो हमारी सेक्रेटरी शूजिंग है ना, मानना पड़ेगा कि इनके रोमांस का लेवल जरा अलग है। कितनी प्यारी लग रही है ना। पर गुजुआन शायद जेलस हो रहा था, कहने लगा कि तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोलने लग गए, अपना मुंह बंद रखो। फौरन से शूजिंग को कॉल करके बताया कि प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ, मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहता हूँ और मैं लियाओ को तुम्हें पिक करने के लिए भेज दूंगा। शूजिंग ने ओके तो कह दिया, लेकिन कॉल कटने के बाद उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। गाओफान से कहने लगी कि मैं अपनी जॉब चेंज करना चाहती हूँ, इस खड़ूस बॉस के साथ मैं एक मिनट भी और नहीं रह सकती। असल में गुजुआन को लग रहा था कि शायद वो लड़का इसका बॉयफ्रेंड है। गाओफान बोला कि ये रात को भी तुम्हें अपने घर पर बुला रहा है, ये प्रोफेशनल वे थोड़ी ना हुआ। लेकिन शूजिंग बोली कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं सेफ हूँ, चलो हम बाद में मिलते हैं। मुझे रिसीव करने के लिए गाड़ी आ गई। नेक्स्ट सीन में विवी गुजुआन के पास आकर उसके मस्के लगा रही थी कि तुमने जो मुझे गिफ्ट दिया है वो मुझे बहुत पसंद आया, अब जब तुमने मुझे गिफ्ट दिया है तो मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। गुजुआन उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता, बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो सुन ही ना रहा हो। दूसरी तरफ असिस्टेंट लिया उन्हें बताया कि सेक्रेटरी शूजिंग आ गई है। उसका नाम सुनकर विवी फौरन से उठ खड़ी हुई, कहने लगी कि तुम बिजी हो, हम बाद में बात कर लेते हैं, अभी मैं अपने रूम में जा रही हूँ। लिया उसे इतनी जल्दी में जाता हुआ देखकर पूछने लगा कि मिस आप ठीक तो है ना। शूजिंग भी दिल ही दिल में यही सोच रही थी कि यकीनन ये बॉस की गर्लफ्रेंड होगी, जबकि विवी मुड़कर इन दोनों की तरफ नहीं देखती और जल्दी जल्दी में वहाँ से भाग निकली। इधर गुजुआन कहने लगा कि तुम डॉक्यूमेंट्स ले आई हो, चलो अब जल्दी से इसे मेरे स्टडी रूम में ले आओ। नेक्स्ट सीन में शूजिंग खुद को धीरे से मोटिवेशन दे रही थी कि 50,000 युआन की खातिर तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, गुस्सा मत करना, तुम ये कर सकती हो, तुम सब कुछ कर सकती हो। गुजुआन ने जब उसे देखा तो पूछने लगा कि क्या हुआ, तुम्हें ओवर टाइम करने में गुस्सा आ रहा है या फिर मैंने तुम्हारी डेट डिस्टर्ब कर दी इसलिए। जिस पर वो बोली कि नहीं नहीं बॉस, ऐसी तो कोई भी बात नहीं, मैं तो ओवर टाइम बहुत खुशी से करती हूँ और वैसे भी ये हमारी कंपनी के बेटरमेंट के लिए ही है ना। लेकिन फिर बैठते हुए धीरे से कहने लगी कि एक तो हमसे ओवर टाइम कराओ और हमें गुस्सा होने का भी कोई हक नहीं। उधर गुजुआन बोला कि मैं सुन रहा हूँ, वैसे सच बताओ क्या इस रात में भी तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर गई थी। शूजिंग ने भी उसे करारा जवाब दिया कि बॉस कहीं आपने अपने आप को अपने एम्प्लॉइज की पर्सनल लाइफ का इंचार्ज तो नहीं समझ लिया। तभी उसे गाओफान का वॉइस मैसेज आया कि क्या अभी तक तुम काम कर रही हो, जैसे ही तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊंगा। जिस पर गुजुआन बोला कि तुम दोनों को अलग हुए कुछ ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ, कितना चिपकू है ये लड़का। दूसरी तरफ मेड ने आकर बताया कि बॉस मैडम के स्टमक में अचानक से पेन स्टार्ट हो गया है, आप प्लीज जाकर देख लें। गुजुआन बोला कि अभी तक तो ठीक थी। खैर वो उसे देखने के लिए चला गया। थोड़ी ही देर में मेड ने शूजिंग को बताया कि आप घर जा सकती है, जिस पर वो खुश हो गई कि अच्छा हुआ बॉस वापस नहीं आएगा, मैं जल्दी से घर चली जाती हूँ। उधर विवी सिर्फ नाटक कर रही थी क्योंकि वो गुजुआन को शूजिंग के पास बैठने नहीं देना चाहती थी। गुजुआन बोला कि मैंने डॉक्टर को बता दिया है, वो आता ही होगा। ये कहकर वो उठते हुए जाने लगा। विवी ने उसे हक कर दिया, कहने लगी कि प्लीज मेरे पास ही रहो, जिस पर गुजुआन ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा कि जो तुम चाहती हो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। विवी उसे अपनी बातों से इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश तो कर रही थी कि तुमने तो कहा था कि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओगे, लेकिन गुजुआन बोला कि मैंने तुम्हें 2 ऑप्शंस दिए थे जिसमें से खुद ही तुमने ये वाला चूज किया, अब तुम्हें रिग्रेट हो रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। लिया उन्हें बताया कि सेक्रेटरी शूजिंग चली गई है, उनको कोई रिसीव करने के लिए आया था। इधर विवी दिल ही दिल में सोचने लगी कि शूजिंग मैं तुम्हें बता रही हूँ कि कोई भी मुझसे वो चीज नहीं छीन सकता जो मैं चाहती हूँ। अगली सुबह फेंगली शूजिंग का वो प्रोजेक्ट गुजुआन को दिखा रही थी, साथ ही उनसे माफी मांगती है कि बॉस प्लीज आप
गुस्सा मत करना, मैं जानती हूँ कि उसने ये प्रोजेक्ट बिल्कुल भी अच्छे से नहीं किया, लेकिन मैं इसे दोबारा से कर देती हूँ। जबकि गुजवान बोला कि इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सेक्रेटरी शुजिंग ने इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से मैनेज किया है। कल रिवार्ड में उसे शॉपिंग पर भेज देना और जो भी बिल बनेगा वो कंपनी पे करेगी। दूसरी बात ये कि आज शाम को मेरा क्लाइंट के साथ डिनर है। फेंगली बोली कि बॉस आप फिक्र नहीं करे, मैं खुद ही आपको ड्राइव करके ले जाऊंगी। जबकि गुजवान बोला कि नहीं, शुजिंग को एड्रेस सेंड कर दो, वो मेरे साथ जाएगी। फेंगली को अब गुस्सा आने लगा था, वो तो शुजिंग को यहाँ से निकालने के चक्कर में थी, लेकिन दिन ब दिन बॉस उसे फेंगली का काम भी पकड़ाते जा रहे हैं और फेंगली की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही। इस बात से वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है। गुस्से में जब वो बाहर आ रही थी तो उसे विवी मिली, कहने लगी कि मैं जानती हूँ तुम इस कंपनी में 10 सालों से काम कर रही हो, लेकिन उस लड़की ने कुछ ही अरसे में तुम्हारी वैल्यू खत्म कर दी। फेंगली भी उसके सामने शुजिंग की बुराइयां करने लगी कि मेरे ख्याल से तो वो फ्यूचर में आपके लिए खतरा है, हर वक्त तो वो बॉस से चिपकी रहती है। इवन के बॉस भी उसे हर बात पर अप्रिशिएट करते रहते हैं। जिस पर विवी कहने लगी कि क्यों ना फिर उसे निकालने के लिए हम दोनों हाथ मिला लें। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 3rd एपिसोड की तरफ। एपिसोड के शुरुआत में गुजवान अपने बेस्ट फ्रेंड लू से मिलने के लिए आया था, जहां वो अपनी सेक्रेटरी शुजिंग को भी साथ लाया होता है। यहां आते साथ ही गुजवान लू को डांटने लगा कि तुम तो हर वक्त वेले रहते हो, पर मेरे पास करने को बहुत काम होता है। यूं बाहर बुलाने से बेहतर है कि तुम खुद ही मेरे ऑफिस में मिलने के लिए आ जाया करो। लू बोला कि यार, एक तो तुम्हारे काम खत्म नहीं होते, या फिर मैंने तुम्हारी डेट डिस्टर्ब कर दी, कहीं तुम मेरी भाभी के साथ तो नहीं थे। धीरे से उसके पास जाकर पूछने लगा कि ये जो तुम्हारे साथ आई है, क्या यही मेरी भाभी है? गुजवान बोला कि पागल हो गए हो क्या, ये मेरी सेक्रेटरी है। लू को यकीन नहीं आता कि यार इतनी ऑर्डिनरी सी सेक्रेटरी ढूंढी है तुमने अपने लिए। खैर, इसके बाद वो दोनों को ही अपने साथ ड्रिंक करने के लिए कहता है। गुजवान ने तो पहली बार ही उसे मना कर दिया कि नहीं, मैं ड्रिंक नहीं कर सकता। तुम्हें पता तो है कि मैं कितनी जल्दी ड्रंक हो जाता हूँ और फिर किसी गैंगस्टर की तरह बिहेव करने लगता हूँ। इसके बाद लू सेक्रेटरी शुजिंग से पूछने लगा कि अगर तुम्हारे बॉस ड्रिंक नहीं कर रहे तो उनकी जगह तुम ही कर लो। शुजिंग भी उसके साथ ड्रिंक करने के लिए मना कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि मैं यहाँ बॉस के साथ आई हूँ और ड्रिंक कर लेने के बाद मुझसे कोई भी गलती हो सकती है। जबकि लू कहने लगा कि मैंने गुजवान के लिए इम्पोर्टेंट ब्रांडेड वाइन ऑर्डर करवाई थी, लेकिन अब ये तो वेस्ट हो गई ना। इम्पोर्टेड वाइन का सुनकर शुजिंग को भी दिल किया कि मैं भी इसे टेस्ट करूँ। कहने लगे कि अगर ऐसी ही बात है तो चलो फिर थोड़ा थोड़ा सा हो जाए। इधर गुजवान देखकर दिल ही दिल में सोचने लगा कि इसे तो देखो जरा, अभी तक मना कर रही थी और अभी फौरन से मान गई। उधर थोड़े के चक्कर में उन दोनों ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली। इवन के शुजिंग बुरी तरह से ड्रंक हो चुकी थी, पर वो अभी भी बस करने का नाम नहीं ले रही। आखिरकार गुजवान कहने लगा कि चलो भैया बस करो, तुम बहुत ड्रंक हो चुकी हो, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। इस हालत में उसे वापस लाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए गुजवान ने उसके लिए एक रूम बुक कर दिया। जबकि शुजिंग तो ड्रंक हो चुकी थी, उसे देखकर कहने लगी कि हैंडसम बॉय, तुम एक दफा फिर से आ गए हो। पिछली बार मैं तुमसे अच्छे से बातें नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। इधर गुजवान तो हैरान था, पूछने लगा कि क्या बोली जा रही हो तुम, गौर से देखो मुझे, क्या तुम मुझे कोई और समझ रही हो? असल में गुजवान ये बात कंफर्म करना चाहता था कि वो हैंडसम मुझे कह रही है या फिर अपने बॉयफ्रेंड को। कहीं इसने मुझे अपना वो बॉयफ्रेंड तो नहीं समझ लिया, जिससे गुजवान बेचारा जेलस होता रहता था। जबकि शुजिंग उसके सवालों का जवाब दिए बगैर बोली कि प्लीज इस बार मुझे छोड़कर मत जाना, चलो ना हम दोनों शादी कर लेते हैं। गुजवान जानता था कि शुजिंग इस वक्त जो कुछ भी कह रही है, कल सुबह उठने पर उसे इन सब बातों का रिग्रेट होगा। उसे उठाकर बेड पर ले जाते हुए कहने लगा कि देख लो, मैंने तुम्हें कुछ भी करने या कहने के लिए फोर्स नहीं किया। अगर कल सुबह तुम्हें इन बातों पर रिग्रेट हुआ भी तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा। दूसरी तरफ विवी काफी खुश होकर गुजवान के वापस आने का वेट कर रही थी कि तभी उसे लिया ने आकर बताया कि बॉस आज रात वापस नहीं आएंगे, इसलिए आपको उनका इंतजार करने की जरूरत नहीं। ये सुनकर तो विवी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। नेक्स्ट सीन हमें अगली सुबह का दिखाया गया, जब शुजिंग की आंख खुली तो गुजवान को अपने सामने देखकर कहने लगी कि आप मेरे रूम में क्या कर रहे हो। और फिर जब उसने अपने चेंज कपड़ों को देखा फिर तो उसके होश ही उड़ गए। लेकिन गुजवान को वो बिल्कुल उस रात वाली लड़की की तरह लगी जिसके साथ उसने नाइट स्पेंड की थी। वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। शुजिंग ने फौरन से ग्लासेस पहन ली, पूछने लगी कि बॉस आप ठीक तो है। ये देखकर अब गुजवान का ध्यान भी थोड़ा भटक गया था और ये कह रही थी कि बॉस अगर कल रात ड्रंक हालत में मैंने कोई उल्टी सीधी हरकत कर दी हो तो प्लीज इसके लिए मुझे माफ कर देना। गुजवान
गुजुआन बोला कि क्या कल रात के बारे में तुम्हें कुछ भी याद नहीं, तो फिर माफी क्यों मांग रही हो। शूजिंग ने जब दोनों के कपड़े फर्श पर बिखरे हुए देखे तो उसे समझ नहीं आती कि अब बॉस से क्या कहूँ। हालांकि इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कहने लगी कि बॉस क्यों ना मैं आपको नए कपड़े गिफ्ट कर देती हूँ। गुजुआन भी उसके पास आकर बोला कि सोच लो मेरे कपड़े 6 फिगर्स में होंगे, क्या तुम लाखों की कीमत में सिर्फ कपड़े अफोर्ड कर पाओगी। चलो अभी आप जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें ऑफिस के लिए निकलना है, वैसे ही काफी देर हो चुकी। नेक्स्ट सीन ऑफिस का दिखाया गया, जहाँ आज एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट के साथ मीटिंग होने वाली थी। गुजुआन लियाओ से कह रहा था कि फेंगली से कह देना प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करे, क्योंकि हम कोई भी मिस्टेक बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी तरफ शूजिंग फेंगली के दिए हुए प्रिंट आउट्स को निकाल कर ले आती है और कहने लगी कि प्लीज आप इसे एक बार चेक कर लो कि आपने जो मटेरियल मुझे दिया था वो सब कुछ अच्छे से प्रिंट हो गया है ना। फेंगली ने पहले तो उसके हाथ से सब कुछ नीचे गिरा दिया कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं कितनी बिजी हूँ, तुमसे 2 मिनट का वेट नहीं हो सकता क्या। शूजिंग बेचारी जल्दी जल्दी से वो सारे पेपर्स उठा देती है। कहने लगी कि मैं इसलिए पूछ रही थी कि अगर कोई मिस्टेक भी हो तो वो टाइम से ही सॉल्व आउट हो जाए। फेंगली ने जब उससे पेपर्स लिए और इनको देखा तो कहने लगी कि ये तुमने क्या प्रिंट आउट करवा दिया है, ये तो सब कुछ मिक्स अप हो चुका है, अब मैं दोबारा से इसे कैसे शेप में लेकर आऊं, तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो। जबकि शूजिंग बोली कि तुमने ही तो ये सब कुछ मुझे इसी ऑर्डर में दिया था, जैसे तुमने दिया मैंने वैसे ही प्रिंट कर दिया। दिल ही दिल में वो सोच रही थी कि बॉस के लिए तो ये मीटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर उनको इतनी बड़ी मिस्टेक का पता चला तो वो कितना ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। कहने लगी कि आप मुझे दे दो, मैं दोबारा से प्रिंट आउट करके ले आती हूँ। पर फेंगली बोली कि तुम पागल हो गई हो क्या, सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं, अब टाइम ही कहाँ बचा। ऊपर से फेंगली का बीपी भी लो हो गया था कि अब मैं ये सब कुछ कैसे मैनेज करूंगी। फेंगली ने उसके पर्स से जल्दी से मेडिसिन निकाल कर उसे खिला दी। दूसरी तरफ लिया भी देखकर फौरन से पहुंच आया और पूछने लगा कि इसे क्या हो गया है। शूजिंग ने बताया कि अचानक से इसकी बीपी लो हो गई। नेक्स्ट सीन में इतनी बड़ी मिस्टेक हो जाने पर शूजिंग गुजुआन से माफी मांग रही थी, लेकिन उस बेचारी को खुद भी समझ नहीं आ रही कि मिस्टेक मुझसे हुई तो हुई कैसे, मैंने तो सब कुछ वैसा ही किया जैसा मुझे करने को कहा गया था। जबकि गुजुआन उसे डांटते हुए बोला कि तुम्हें क्या लगता है इतने बड़े प्रोजेक्ट में मिस्टेक के लिए मैं तुम्हें आसानी से माफ कर दूंगा, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज हमारी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग कैंसिल होने वाली है। और हाँ, ये तो बिल्कुल भी मत सोचना कि कल रात हम दोनों ने एक ही रूम में स्टे किया था तो इसकी वजह से आज मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, तुमने जो गलती की है इसके लिए मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। शूजिंग बेचारी को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। कहने लगी कि बॉस बजाय इस मीटिंग को कैंसिल करने के क्या प्लीज आप मुझे एक चांस नहीं दे सकते प्रेजेंटेशन करने का, वैसे भी ये तो हमारे क्लाइंट पर डिपेंड करता है कि हमारी मीटिंग सक्सेसफुल होगी या नहीं। विवी भी ये सारा तमाशा चुपके से देख रही थी। असल में ये सारा प्लान उसका और फेंगली का था। इधर बॉस तो पहले नहीं मान रहे थे, लेकिन आखिरकार वो कह देता है कि ठीक है तुम प्रेजेंटेशन दे दो। नेक्स्ट सीन में लिया गुजुआन को बता रहा था कि डॉक्टर ने कहा कि फेंगली ने कुछ उल्टा सीधा खा लिया था जिसकी वजह से उसकी बीपी लो हो गई। गुजुआन दिल ही दिल में सोच रहा था कि इतने सालों में तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ, फेंगली ने अपना हर काम बहुत अच्छे से किया है। लेकिन खैर वो कहता है कि फेंगली से कहना अच्छे से रेस्ट कर ले, कुछ दिनों की छुट्टियां ले ले, बाकी जहाँ तक मीटिंग की बात है तो मेरे ख्याल से शूजिंग उसे अच्छे से देख लेगी। विवी काफी ज्यादा गुस्से में घर वापस आ जाती है क्योंकि वो तो शूजिंग को कंपनी से निकलवाना चाहती थी और फिलहाल तो ऐसा नहीं हो पाया। फेंगली को कॉल करके कहने लगी कि सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग तो नहीं हुआ, लेकिन खैर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, आगे भी हमें बहुत सारे मौके मिलते रहेंगे। अगली सुबह गुजुआन अपने क्लाइंट के साथ बैठकर शूजिंग के आने का वेट कर रहा था कि ये लड़की अभी तक आई नहीं और कितना लेट करेगी आने में, कि तभी दूसरी तरफ से शूजिंग भी पहुंच आई जो बहुत अच्छे से प्रोफेशनल ड्रेसअप करके आई थी। गुजुआन और लियाओ तो उसे देखते ही रह गए क्योंकि वो तो हमेशा स्टूपिड लोगों की तरह ड्रेसिंग करती रहती थी। खैर इसके बाद प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गई जिसका क्लाइंट भी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जैसा कि शूजिंग ने ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से प्रिपेयर की थी, क्लाइंट को भी ये प्लान काफी ज्यादा पसंद आया और वो गुजुआन के साथ हैप्पी कोऑपरेशन कर लेता है। क्लाइंट के वहाँ से चले जाने के बाद गुजुआन शूजिंग से भी कहता है कि तुमने बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन दी। इसके बाद उसने लू को कॉल करके बताया कि आज हमने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट फाइनल किया है, इसी खुशी में मैं आज सबको डिनर पार्टी दे रहा हूँ, तुम भी मुंह उठाकर आ सकते हो। नेक्स्ट सीन हमें शाम का दिखाया गया जहाँ लू तो गुजुआन से भी पहले पहुँच आया था। उसके आने पर पूछने लगा कि तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी और ये ब्यूटी कौन है तुम्हारे साथ। ये बोला कि सेक्रेटरी शूजिंग है और कौन। ये सुनकर तो लू हैरान ही हो गया कि पिछली बार तो ये इतनी प्यारी नहीं लगी थी, अब ये इतनी प्यारी कैसे हो गई। इवन के डिनर के दौरान भी वो सिर्फ शूजिंग को ही देखता रहा। आखिरकार उसे कहने लगा कि क्यों ना तुम मुझे वीचैट पर ऐड कर लो। गुजुआन जानता था कि इसकी तो आदत है हर लड़की से फ्लर्ट करने की, इसलिए उसने शूजिंग का मोबाइल पीछे खींच लिया और उसे बताया कि इसे ऐड करने की कोई जरूरत नहीं। लू बोला कि कोई बात नहीं बच्चू, फिर कभी सही। वो शूजिंग से कहता है कि कहीं तुम्हारा इरादा तो नहीं ये जॉब छोड़ने का, अगर तो तुम जॉब छोड़ना
करना चाहते हो तो मेरी कंपनी में आ जाना, मुझे भी एक सेक्रेटरी की जरूरत है और मैं तुम्हें गुजवान से दुगना पे करूंगा। वैसे ये तुम्हें कितनी सैलरी दे रहा है? गुजवान बोला कि मैं इसे 1 लाख युवान दे रहा हूँ, क्या तुम इतना इसे दे पाओगे? लू की तो सुनकर बोलती ही बंद हो गई, क्योंकि वो इतना बड़ा बिजनेसमैन भी नहीं था कि एक छोटी सी सेक्रेटरी को इतनी ज्यादा सैलरी दे। कहने लगा कि कोई बात नहीं, कभी तो मैं भी इतना पावरफुल बन जाऊंगा। जबकि दूसरी तरफ शूजिंग तो खुशी के मारे समाये नहीं जा रही थी कि क्या 1 लाख युवान, इसका मतलब तो ये हुआ कि एक साल में मुझे 1.2 मिलियन मिलेंगे। वो जब इतना खुश हो रही थी तब गुजवान सिर्फ उसे ही देख रहा होता है। पूछने लगा कि क्या हम दोनों पहले कभी मिले हैं? इससे पहले कि वो कोई जवाब दे पाती दूसरी तरफ से कुलीग्स कहने लगी कि चलो भी शूजिंग थोड़ा सा हमारे साथ ड्रिंक कर लो, वैसे भी आज तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट डे है। शूजिंग भी खुश होकर उन सबके साथ ड्रिंक करने लगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद अचानक से उसे वॉमिटिंग फील होने लगती है। गुजवान बोला कि क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वो बोली कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शायद मैंने ड्रिंक ज्यादा कर ली इसलिए थोड़ी सी वॉमिटिंग फील हो रही है, मैं जरा बाहर खुली हवा ले लूं। इसी दौरान एक कोलीग ने कहा कि शूजिंग ये तो प्रेगनेंसी के साइन है, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं? इसका कोई भी जवाब दिए बगैर वो यहाँ से चली जाती है। अगली सुबह लियाओ फेंगली को गुजवान के पास लेकर आता है, जिसे देखकर गुजवान पहले उससे पूछने लगा कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? वो बोली कि अब काफी ज्यादा बेटर हूँ। जिसके बाद गुजवान बोला कि तुम 10 साल से मेरी कंपनी में काम कर रही हो और बाकियों के मुकाबले में तुम मेरे गुस्से को बहुत बेहतर जानती हो। एंड मीटिंग के टाइम पर ही तुम्हारी तबीयत क्यों खराब हुई ये तुम बहुत अच्छे से जानती होगी, लेकिन ये बात मैं तुम्हें बता दूं कि इस बार तो शूजिंग ने तुम्हारे लिए सब कुछ संभाल लिया। अगली बार अगर तुमने ऐसा कोई अनप्रोफेशनलिज्म बिहेवियर दिखाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और हाँ अगर इस बार भी तुमने कोई ट्रिक्स लड़ाई थी और मुझे पता चला तो देख लेना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। विवी ने भी ये सारी बातें सुन ली और गुजवान ने भी इस सब को इत्तेफाक नहीं समझा था, बल्कि थोड़ा बहुत शक तो उसे भी हो गया था। नेक्स्ट सीन में शूजिंग हॉस्पिटल में बैठकर सोच रही थी कि इस बार तो मेरी पीरियड्स भी लेट हो गए हैं, कहीं मैं सच में प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ। कि तभी उसने डॉक्टर ने आवाज देकर अंदर बुला लिया अपनी रिपोर्ट लेने के लिए। दूसरी तरफ लू गुजवान के ऑफिस में आ गया था, उसे देखकर ये बोला कि तुम फिर से पहुंच आए हो, तुमने तो मेरे ऑफिस को अपना घर ही समझ लिया है कि जब चाहो मुंह उठाकर आ जाते हो। लू बोला कि हाँ मैं जानता हूँ तुम यही सोच रहे होगे कि मैं यहाँ तुम्हारी सेक्रेटरी को देखने के लिए आया हूँ, वैसे वो नजर क्यों नहीं आ रही? गुजवान ने बताया कि आज वो छुट्टी पर है और मुझे नहीं पता कि उसने क्यों छुट्टी की है। लू बोला कि यार कितने अजीब बॉस हो तुम कि तुम्हें अपने एम्प्लॉइज के बारे में ही नहीं पता होता। चलो कोई बात नहीं, मैं उसे खुद ही वीचैट पर पूछ लेता हूँ। जिसके बाद वो शूजिंग को वॉइस मैसेज करके पूछने लगा कि तुम कहाँ पर हो? मैं तुम्हारे बॉस के ऑफिस में बैठा हुआ हूँ। इधर गुजवान भी हैरान होकर उसका फोन ले लेता है कि तुमने उसे कब और कैसे ऐड किया। फिर जब उसने देखा कि शूजिंग ने तो इसे सच में ही वीचैट पर ऐड कर लिया है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आया और गुस्से में ऑफिस से बाहर चला गया। उधर शूजिंग बेचारी को उसकी रिपोर्ट मिल चुकी थी, जिसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। डॉक्टर उसे कह रही थी कि तुम्हारा बेबी बहुत हेल्दी है और तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया, अभी तो उसे तुम्हारे साथ होना चाहिए था। ये सारी बातें सोच सोच कर वो चल ही रही थी कि तभी अचानक से उसे गुजवान ने देख लिया और पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। उसे भी अचानक से देखकर इसने अपनी रिपोर्ट छुपा ली, फौरन से बहाना लगा दिया कि मैं यहाँ अपनी एक दोस्त से मिलने के लिए आई थी। गुजवान बोला कि इतनी ठंड में तुमने अपनी स्वेटर क्यों नहीं पहनी हुई, अगर ठंड लग गई तो। साथ ही उसे अपना कोट पहना दिया कि फिलहाल के लिए तो इसे पहन लो और आइंदा अच्छे से ड्रेस अप होकर बाहर जाया करो। चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ। इसके बाद वो उसे अपनी गाड़ी में ले आया और फिर उसके करीब जाकर उसका सीट बेल्ट बांधने लगता है। यहाँ उसे अपने इतना करीब देखकर शूजिंग की हार्ट बीट फास्ट हो गई। वो दिल ही दिल में सोचने लगती है कि अगर इसे पता चला कि इसका कोई बेबी होने वाला है तो ये कैसे रिएक्ट करेगा। नहीं मैं इसे बेबी के बारे में नहीं बता सकती, वैसे भी इसकी गर्लफ्रेंड है, मुझे शायद इस बारे में भूल जाना चाहिए। गुजवान पूछने लगा कि अपने घर का एड्रेस तो बताओ। जब शूजिंग ने उसे एड्रेस बताया तो ये हैरान हो जाता है क्योंकि वही सेम एड्रेस विवी का भी था। शूजिंग ने पूछा कि क्या हुआ तो वो बोला कि कुछ नहीं, बस मेरा एक पुराना दोस्त भी वहीं पर रहता है। इसके बाद वो शूजिंग को घर तो ले आया, लेकिन अभी भी ये सब कुछ उसे इत्तेफाक नहीं लगता। लियाओ को कॉल करके कहने लगा कि दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करो, उस रात मेरे साथ होटल में वो लड़की कौन थी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर शूजिंग भी घर पहुँच आई। उसके आने से पहले ही गाओफान आ चुका था और उसके लिए अच्छा सा लंच भी प्रिपेयर कर दिया है। ये सुनकर वो खुश हो गई और गाओफान का शुक्रिया अदा किया कि आज तो मुझे सच में बहुत भूख लगी है। वो बोला कि जल्दी से टेबल पर आ जाओ, मैंने सब कुछ तुम्हारा फेवरेट बनाया है। वैसे एक बात बताओ, तुमने अपने लिए कोई बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया है क्या? मैंने देखा कि तुम्हें कोई ड्रॉप करने के लिए आया था। शूजिंग बोली कि नहीं पगले, वो तो मेरा बॉस था। यहाँ अचानक से दोबारा उसे वॉमिटिंग फील होने लगी। गाओफान ने जब देखा तो फौरन से उसके लिए पानी लेने को चला गया और हम देखते हैं कि उसने शूजिंग के लिए रिंग प्रिपेयर की थी। वो आज इसे प्रपोज करना चाहता है। वापस आकर जब वो
शूजिंग को इसके बारे में बताने ही लगा था, तो इससे पहले शूजिंग बोली कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। गाओफान ने भी उसे पहले बताने का मौका दिया और शूजिंग ने भी डायरेक्टली बता दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर तो उसके हाथ से वो रिंग का डब्बा ही नीचे गिर गया। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 4th एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां गाओफान के हाथ से वो रिंग का डब्बा नीचे गिर गया। ये इधर शूजिंग ने भी देख लिया था, तो वो बोला कि असल में मैं किसी लड़की को प्रपोज करने वाला हूँ। खैर तुम बताओ इस बच्चे का फादर कौन है? शूजिंग बोली कि ये एक इंसिडेंट था, इसके लिए मुझे किसी ने भी फोर्स नहीं किया, इसलिए मैं इस बच्चे को रखना चाहती हूँ। गाओफान वैसे ही उसकी प्रेगनेंसी का सुनकर सैड हो गया था, कहने लगा कि तुम पागल हो गई हो क्या? इस बच्चे का फादर तुम्हारे साथ नहीं है तो तुम अकेले इसे कैसे राइज करोगी? आज से कई साल पहले हमारे पेरेंट्स ने भी तो यही प्रॉमिस किया था ना कि वो हमारे साथ रहेंगे, हमें साथ में राइज करेंगे, लेकिन क्या हुआ? हम पले बड़े तो अनाथ आश्रम में ही। शूजिंग उसे समझा रही थी कि अब मैं अपने पेरेंट्स की तरह तो नहीं हूँ, मैं अपने बच्चे को अच्छे से राइज करूंगी, लेकिन फिर भी गाओफान गुस्से में वहाँ से चला गया। शूजिंग भी दिल ही दिल में यही सोच रही थी कि क्या मैंने कोई गलत फैसला ले लिया है। उधर गाओफान बहुत ज्यादा उदास हो गया था, वो उन रिंग्स को देख रहा होता है और साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया। बाथरूम में गैस लीक हो जाने की वजह से बात लेते वक्त शूजिंग बेहोश हो गई थी, जिसे गाओफान ने टाइम पर ही बचा लिया। लेकिन वो शूजिंग को इस बारे में पता चलने नहीं देना चाहता था, क्योंकि उस वक्त उसने कपड़े भी नहीं पहने थे। तो वो विवी से कहने लगा कि प्लीज अगर ये पूछे तो तुम बताना कि इसे मैंने नहीं बल्कि तुमने बचाया है, वरना तो इसे जानकर बुरा लगेगा कि एक लड़के ने इसकी बॉडी को बगैर कपड़ों के देखा। शूजिंग को आज तक यही लग रहा था कि उसकी जान विवी ने बचाई, जबकि गाओफान सोच रहा होता है कि मैं कितना डरपोक हूँ, कभी भी शूजिंग को सच नहीं बता पाया। नेक्स्ट सीन में विवी को दिखाया गया जो कि अपनी ही मौज मस्तियों में होती है। अब तो उसने काफी बड़े बड़े ख्वाब सजा लिए थे, तभी उसे गाओफान की कॉल आई जिसने उसे शूजिंग की प्रेगनेंसी के बारे में बताया। ये सुनकर तो जैसे उस पर बिजलियां ही गिर गई हो। गाओफान बोला कि तुम लड़की हो, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए, उसका ख्याल रखो, आखिर वो तुम्हारे बचपन की दोस्त है। बदले में वो भी कह देती है कि हाँ मैं उसके पास जरूर जाऊंगी और उसका बहुत सारा ख्याल रखूंगी, तुम फिक्र नहीं करो। लेकिन दिल ही दिल में उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, क्योंकि उसे अंदाजा तो बहुत अच्छे से हो गया था कि ये गुजवान का बच्चा होगा, कहीं मेरी असलियत उसके सामने ना आ जाए। फिर वो फौरन से शूजिंग को कॉल करने लगी, जिसका फोन किसी कुलीग ने रिसीव किया और बताया कि वो तो ऑफिस के काम से बाहर गई है, उसका फोन यहीं पर रह गया। दूसरी तरफ गुजवान भी ऑफिस में ही खड़ा शूजिंग के आने का वेट कर रहा था। आखिरकार उसे कॉल करके पूछने लगा कि कहाँ रह गई हो, या तुम भूल चुकी हो कि तुम मेरी सेक्रेटरी हो? वो बोली कि बॉस आपने ही तो कहा था कि आज हमें एक इंस्पेक्शन के लिए जाना है, अब मैं कब से गाड़ी में बैठी आपका वेट कर रही हूँ। गुजवान बोला कि अच्छा ठीक है, वहीं पर बैठी रहो, मैं आ रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में दोनों ही गाड़ी में बैठकर इंस्पेक्शन के लिए जा रहे थे कि तभी गुजवान ने नोटिस किया कि शूजिंग की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, इसलिए उसने ड्राइवर से कहा कि मैं जरा थक गया हूँ, इसलिए कहीं आराम करने को रुक जाते हैं। पर जब शूजिंग को वॉमिटिंग आने लगी तो उसने फौरन से ड्राइवर को रुक जाने के लिए कहा। गाड़ी से बाहर आकर भी वो शूजिंग का बहुत ख्याल रख रहा होता है, उसे पानी पिलाया और पूछने लगा कि आप बेटर फील कर रही हो? तो वो बोली कि हाँ अब ठीक हूँ। गुजवान ने बताया कि अब जब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी हम तभी गाड़ी में बैठेंगे, तब तक तुम बाहर की हवा ले सकती हो। यहाँ एक छोटी सी बच्ची फूलों का बुके लेकर पहुंच आई, कहने लगी कि भैया आप ये फूलों का बुके अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खरीद लेना, आप दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच है। शूजिंग बोली कि बेटा वो बात तो ठीक है, लेकिन हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है। इधर गुजवान ने बीच में बात काट दी, कहने लगा कि अगर तुम ऐसा ही चाहती हो कि ये बुके मैं तुमसे खरीद लूं तो फिर ऐसा ही सही। फौरन से उस बुके को खरीद लेता है, जिसके बाद वो बच्ची इससे थैंक यू और हैंडसम कहकर वहाँ से चली गई। ये बुके अब वो शूजिंग को दे देता है, ये कहते हुए कि इसे मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट समझ लो। वो बोली कि ये बच्ची कितनी प्यारी थी ना, जिस पर गुजवान पूछने लगा कि क्या तुम्हें बच्चे अच्छे लगते हैं? वो बोली कि हाँ क्यों नहीं, छोटे छोटे प्यारे से तो होते हैं, क्या तुम्हें नहीं पसंद? जिस पर गुजवान ने बताया कि नहीं मुझे नहीं पसंद, बच्चों की लाइफ हमेशा रिस्क में होती है, एक तो बच्चों को राइज करना कोई आसान काम नहीं, फिर अगर हम उनके लिए इतनी मेहनत करें, उनके सारे एक्सपेंसेस उठाए तो उससे हमें क्या फायदा होगा? एट द एंड तो बच्चे माँ बाप को छोड़कर चले ही जाते हैं ना। शूजिंग को अब गुस्सा आने लगा था, वो कहती है कि तुम बच्चों को भी प्रॉपर्टी की तरह डील कर रहे हो, भला उनसे तुम्हें क्या फायदा चाहिए? लेकिन गुजवान अपनी बात को जस्टिफाई करते हुए कहता है कि इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है और हम जो कुछ भी कर रहे हैं, इसके पीछे हमारा जरूर कोई न कोई मकसद होता है, बगैर मकसद के तो हम कोई भी काम नहीं करते। शूजिंग बोली कि क्या अजीब इंसान हो तुम, इसका मतलब तो ये हुआ कि फ्यूचर में भी तुम्हें कोई बच्चे नहीं चाहिए? जिस पर गुजवान बोला कि हाँ बिल्कुल। अब तो उसके गुस्से की
इंतहा हो गई। कहने लगी कि मिस्टर गुजवान, अगर कभी ऐसा हुआ कि तुम्हारे दरवाजे पर कोई लड़की आकर कहती है कि वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है तो फिर तुम क्या करोगे। इस पर वो बहुत नॉर्मल वे में जवाब देते हुए कहता है कि पहली बात तो ये कि भला कोई स्ट्रेंजर मेरे बच्चे की माँ क्यों बनेगी, और दूसरी बात ये कि मैं इस तरह का इंसान हूँ ही नहीं। ये सुनकर शुजिंग ने उसे गुस्से में उसका बुके पकड़ा दिया कि ये लो अपने पास रखो, और फिर वहाँ से जाने लगी थी। जबकि इधर गुजवान ने देखा कि दूसरी तरफ से एक ट्रक आ रहा है। फौरन से शुजिंग के पीछे जाकर उसे पुश कर देता है और खुद उसका एक्सीडेंट हो गया, जो कि शुजिंग और गुजवान ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। शुजिंग फौरन उसके पास जाकर उसे संभालने लगती है। नेक्स्ट सीन में वो गुजवान को उठाते हुए हॉस्पिटल ले आई थी। साथ ही साथ उसे कहती है कि प्लीज आंखें बंद मत करना, सोना मत, मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। जबकि गुजवान की कंडीशन काफी ज्यादा सीरियस लग रही थी। अब उसे इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। बाहर ही खड़ी शुजिंग इस सब के लिए खुद को ब्लेम कर रही थी। वो कहती है कि प्लीज गॉड उसे कुछ भी मत होने देना, इस सब में मेरी गलती थी, प्लीज उसे मेरी वजह से कुछ भी मत होने देना। काफी टाइम तक वो इन बातों को लेकर ओवर थिंकिंग कर रही थी। तभी दूसरी तरफ से इमरजेंसी वार्ड से डॉक्टर भी बाहर आ गया। शुजिंग उसे पूछने लगी कि अब वो कैसा है, वो ठीक है ना। डॉक्टर ने बताया कि फिलहाल तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, उसकी कंडीशन काफी ज्यादा सीरियस है, मेंटली तौर पर आपको हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना होगा, यानी कि बचने के चांसेस कुछ ज्यादा नजर नहीं आ रहे। ये सुनकर तो इधर शुजिंग की आंखों पर अंधेरा आ गया था और इसी के साथ ही वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। नेक्स्ट सीन में जैसे ही शुजिंग को होश आया तो पहले तो उसे खुद भी याद नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ कैसे पहुंची, लेकिन फिर फौरन से उसे गुजवान की याद आई और वो अपना किनोला उतारकर फौरन वहाँ से भाग निकली। यहाँ इमरजेंसी वार्ड के बाहर पहुँचने पर नर्सिस एक डेड बॉडी को बाहर निकाल रही थी, जो उसे देखकर तो बिल्कुल गुजवान की तरह ही लगा। और तो और उसके हाथ पर जो ब्रेसलेट था वो भी गुजवान का ही है। अब वो समझ गई थी कि ये यकीनन बॉस ही है। रोते हुए उसे सॉरी करने लगी कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, प्लीज मुझे माफ कर दे। वो भी रो ही रही होती है कि तभी उसे पीछे से किसी ने आवाज दी। शुजिंग ने जब मुड़कर देखा तो गुजवान उसके सामने खड़ा था। ये देखकर तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गई, जैसे वो कोई ख्वाब देख रही हो। भागते हुए उसके पास जाने लगी। यहाँ अचानक से उसका पाँव मुड़ जाता है। वो नीचे गिरने वाली थी कि गुजवान ने उसे पकड़ लिया। उसे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये ख्वाब है या बॉस सच में ही मेरे सामने खड़े हैं। हाथ लगाकर उसे टच करना चाह रही थी। गुजवान बोला कि ये क्या कर रही हो। उसका ये खड़ूस वाला बिहेवियर देखकर अब शुजिंग को भी यकीन हो गया था कि वो जिंदा है। फौरन उसे हक कर देती है। वैसे तो गुजवान को बिल्कुल भी नहीं पसंद कि कोई लड़की उसके करीब आए, लेकिन फिलहाल जिस तरह शुजिंग ने उसे हक कर रखा था ये उसे काफी अच्छा लगा। दूसरी तरफ उस डेड पर्सन की वाइफ उसके पास आकर रोने लग जाती है कि प्लीज हस्बैंड उठ जाओ, मुझे छोड़कर मत जाना। इधर शुजिंग को भी उसके लिए काफी ज्यादा बुरा लगा, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। खैर फिर उसे अचानक से याद आता है कि मैं गुजवान के कुछ ज्यादा ही करीब आ गई हूँ। फौरन उससे दूर हो जाती है, ये जानते हुए कि उसे लड़कियों का ऐसा वाला बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं पसंद। इसके बाद नेक्स्ट सीन में वो उसका अच्छे से ख्याल रख रही थी, जबकि गुजवान तो मुसलसल उसे घूर घूर कर देख रहा था। शुजिंग पूछने लगी कि क्या हुआ, आप कब से मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। वो पूछने लगा कि अभी थोड़ी देर पहले जिस तरह तुम मेरे लिए रो रही थी, क्या इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे दिल में मैं बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ। शुजिंग को समझ नहीं आती कि इस बात का क्या जवाब दूं। आखिरकार वो कहती है कि पहले तो आप मेरी बात का जवाब दो ना। आपने क्या सोचकर ये कहा कि बच्चों को नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि आप सीधा सीधा आसमान से डाउनलोड हुए थे। जिस पर गुजवान कहने लगा कि उस वक्त मैंने कुछ ज्यादा नहीं सोचा, बस जो मुझे लगा वो जवाब दे दिया। शुजिंग कहती है कि चलो फिर मैं भी आपके सवाल का जवाब दे देती हूँ। मेरे लिए आप मेरी रोजी रोटी है, मेरे रहने का जरिया है, तो भला आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्यों नहीं होंगे। गुजवान का तो सुनकर मुंह बन गया। कहने लगा कि क्या कब से मैं तुमसे ये सुनना चाह रहा था। शुजिंग बोली कि ओ अच्छा मैं अब समझ गई हूँ, मेरी वजह से आपकी परफेक्ट बॉडी को इतना बड़ा नुकसान पहुँचा है, इसके लिए मैं सच्चे दिल से आपसे माफी मांगती हूँ। मुझ जैसे इंसान को तो मर जाना चाहिए। वह भी ये स्वीट सी एक्टिंग कर ही रही थी कि इधर गुजवान बोला अच्छा बस, अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो बेहतर होगा कि मुंह बंद ही रखो। तब तक वहाँ लिया भी पहुँच आया था, जो बॉस के लिए काफी ज्यादा वरिड था। कहने लगा कि बॉस आप ठीक तो है ना, आपका पाँव तो फ्रैक्चर नहीं हुआ। मैंने आपको कहा भी था कि मुझे छुट्टी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपने मुझे छुट्टी दे दी थी। गुजवान बोला कि रिलैक्स हो जाओ, मैंने तुम्हें छुट्टी दी थी तो तुम्हें आने की जरूरत ही क्या है। खैर अब ये बताओ कि तुमने शुजिंग की फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया है ना। जिस पर लियाओ ने बताया कि हाँ मैंने गाओफान को इन्फॉर्म कर दिया। इधर शुजिंग पूछने लगी कि क्या तुमने उसे क्यों बताया, क्योंकि वो जानती थी कि गाओफान बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा। लियाओ बोला कि तुम्हारे इमरजेंसी कॉन्टेक्ट में सिर्फ उसी का ही तो नंबर था। अब तो शुजिंग फौरन से बाहर भागकर उसे मिलने के लिए चली जाती है ताकि वो इसके बारे में ज्यादा परेशान ना हो। लियाओ ने बताया कि बॉस इन्वेस्टिगेशन से हमें उस होटल रूम की न्यूज पता चली है। दूसरी तरफ शुजिंग
शूजिंग को भी गाओफान मिल गया था। इधर गुजुआन भी बाहर आकर उसे देखने लगता है और वो क्या न्यूज थी ये तो फिलहाल हमें पता नहीं चली, लेकिन गाओफान को देखकर गुजुआन दिल ही दिल में सोचने लगा कि ये तो वही लड़का है जो उस वक्त मॉल में शूजिंग से मिला था। वो यही समझ रहा होता है कि यकीनन ये लड़का शूजिंग का बॉयफ्रेंड होगा। नेक्स्ट सीन में गाओफान ने विवी को कॉल करके शूजिंग के एक्सीडेंट के बारे में बताया कि फिलहाल वो हॉस्पिटल में एडमिटेड है, बेहतर होगा कि तुम उससे मिलने के लिए आ जाओ और हाँ साथ में उसके लिए सूप भी बना कर ले आना। विवी भी शॉक्ड होने का नाटक करने लगी और कहती है कि हाँ मैं बस आ रही हूँ। कॉल कटने के बाद वो खुद से कहने लगी कि इतनी मेहनत से तो मैंने गाड़ी अरेंज करवाई थी इसका एक्सीडेंट करवाने के लिए, लेकिन अभी भी ये बच गई है। असल में उसे इस बात का पता नहीं था कि उसी गाड़ी में गुजुआन भी बैठा हुआ है। उसने शूजिंग की कुलीग से गाड़ी का नंबर पूछा था तो उसने भी नंबर बता दिया। खैर अब वो यही कह रही थी कि अगर एक्सीडेंट से कोई काम नहीं बन सका तो मैं कोई और रास्ता ढूंढ लेती हूँ। नेक्स्ट सीन में गाओफान शूजिंग के पास बैठा उसका ख्याल रख रहा था। वो भी इसका ये उदास वाला चेहरा देखकर कहने लगी कि तुम तो मुझसे नाराज थे ना, फिर भी मेरी हेल्प करने के लिए क्यों पहुंच आए हो। तो वो बोला कि चाहे मैं नाराज था या उदास, मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ, भला किसी भी मुश्किल में मैं तुम्हें अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ। और वैसे भी अब तुम माँ बनने वाली हो, लेकिन अपना ख्याल रखना तुम्हें जरा भी नहीं आता, तो मुझे ही तुम्हारा ख्याल रखना होगा ना। देखो ना तुम कितनी कमजोर लग रही हो, खाना पीना भी छोड़ दिया तुमने। उसकी ये स्वीट सी बातें सुनकर शूजिंग बोली कि तुम कितने अच्छे हो और तुम ही मेरी इस दुनिया में सबसे बेस्ट फ्रेंड हो। वो बोला कि अच्छा बस अब मस्के लगाना बंद करो, मैंने विवी को इन्फॉर्म कर दिया है, वो भी आती ही होगी तुम्हारे लिए सूप लेकर। शूजिंग बोली कि उसे बताने की क्या जरूरत थी, उसने तो हमारे साथ दोस्ती भी खत्म कर दी। गाओफान ने बताया कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं, वो तुम्हारे बारे में सुनकर बहुत परेशान हो गई थी, बस पहुंचने ही वाली होगी। अब जब वो इतना वरीड हो ही गई थी और पहुंचने भी वाली है तो शूजिंग भी कहने लगी कि अच्छा चलो ठीक है देख लेंगे, अगर मुझे लगा कि मुझे उसे माफ कर देना चाहिए तो फिर मैं उसे माफ कर दूंगी। थोड़ी ही देर में विवी भी सूप लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाई थी और शूजिंग के रूम में इंटर होते साथ ही उसने नाटक करना स्टार्ट कर दिया कि मुझे गाओफान ने तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में बताया, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई, अपना ख्याल क्यों नहीं रखती हो। जबकि शूजिंग उसे देखते हुए कहने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है कि अब बस भी कर दो, मैं जानती हूँ कि मैंने गलत किया और उस वक्त मैं गुस्से में थी, मुझे पता है कि मैंने जो कुछ भी किया मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था और तुम्हें पता है जब मैं घर गई तो मुझे इस बात का अफसोस भी हुआ। मैं जानती हूँ कि तुम लोग मेरे फायदे का ही कह रहे थे, आप प्लीज मुझे माफ भी कर दो ना। तुम्हें पता तो है कि मैं तुम्हारे बचपन की दोस्त हूँ और तुम्हें याद नहीं कि मैंने तुम्हारी जान भी बचाई थी। किसी भी तरह करके उसे इमोशनली ब्लैकमेल करती है ताकि शूजिंग इसे माफ कर दे। आखिरकार शूजिंग भी कहने लगी कि खबरदार अगर आइंदा तुमने कभी भी मुझे वीचैट पर ब्लॉक किया तो। विवी भी उसे वादा कर लेती है कि आइंदा कभी भी नहीं करूंगी। अब शूजिंग ने भी उसे माफ कर दिया था। इसके बाद वो बातों ही बातों में पूछती है कि तुम्हारा बच्चा तो ठीक है ना और उसका फादर तुम्हारे पास क्यों नहीं है। शूजिंग भी सुनकर थोड़ा सा उदास हो गई थी, कहने लगी कि हाँ बच्चा ठीक है और उसके फादर के बारे में मैं कोई भी बात नहीं करना चाहती, तुम ऐसे समझो कि उसका कोई भी फादर नहीं है। यहाँ विवी उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि अकेले बच्चे को राइज करना बिल्कुल भी आसान नहीं, इस तरह तो तुम्हारी लाइफ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी, इसलिए बेहतर होगा कि तुम्हें अबॉर्शन करवा लो। शूजिंग बोली कि नहीं, मैं एक स्ट्रॉन्ग मम्मी बनूंगी और अपने बच्चे को कुछ भी होने नहीं दूंगी। आखिरकार जब उसे लगा कि शूजिंग ऐसे तो नहीं मानने वाली तो वो कहती है कि ठीक है, तुम जो भी फैसला लोगी उसमें मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी, आखिर मैं भी इस बच्चे की खाला हूँ। शूजिंग को भी उसका ऐसे सपोर्ट करना अच्छा लगा, उसे हक कर देती है कि तुम और गाओफान मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। जबकि विवी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जल्दी से उसे सूप देते हुए बोली कि इसे फिनिश करो, ये मैं तुम्हारे लिए ही बना कर लाई थी। इसके बाद शूजिंग भी उससे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है कि वो कैसा है, तो विवी ने बताया कि वो बिल्कुल ठीक है, जब तुम ठीक हो जाओगी तो मैं तुम्हें और गाओफान दोनों को उससे जरूर मिलवाऊंगी। नेक्स्ट सीन में शूजिंग गुजुआन के लिए लंच लेकर आई थी, जबकि वो इससे नाराज होता है क्योंकि गाओफान के पास रहकर तो वो अपने बॉस के बारे में बिल्कुल भूल ही जाती है। और 2 दिन से जब गुजुआन ने उसे कॉल करके नहीं बुलाया तो शूजिंग ने भी खुद से आने की जहमत नहीं की। अब उसे पूछने लगी कि क्या हुआ, तुम मुझसे नाराज हो। वो क्या है ना कि हॉस्पिटल वाले ही मुझे मना कर रहे थे तुम्हारा ये हैंडसम सा चेहरा देखने के लिए, तो फिर मैं क्या ही करती, डॉक्टर्स की बात मुझे माननी पड़ी। गुजुआन को उसकी बातों पर हंसी आ गई कि तुमसे तो बस बातें ही करा लो। खैर इसके बाद शूजिंग उसे लंच करने के लिए कहती है कि मैं स्पेशली तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। ये सभी खाना शूजिंग का फेवरेट था पर गुजुआन को पसंद नहीं आया, तो शूजिंग दिल ही दिल में सोचने लगी कि जितना ये खड़ूस है उतनी ही इसकी चॉइस भी खड़ूस है।
लेकिन अच्छी बात यह है कि वो और भी बहुत कुछ लेकर आई थी जिसमें गुजुआन को काफी कुछ पसंद भी आया। वो पूछने लगा कि यूं पेशेंट का ख्याल रखना तुमने कहाँ से सीखा। शुजिंग बोली कि असल में एक बार मेरा एक दोस्त एडमिट हुआ था तो उसका ख्याल मुझे ही रखना पड़ा, इसलिए सीख गई हूँ। गुजुआन बोला कि हाँ जानता हूँ, यकीनन तुम उस गाओफान की बात कर रही होगी जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है। शुजिंग ने उसके मुंह में फ्रूट घुसा दिया। वो कहती है कि क्या है ना, ज्यादा कड़वी मेडिसिन खाने से बातें भी कड़वी हो ही जाती है। गाओफान मेरे बचपन का दोस्त है। हाँ, मगर ऐसा नहीं है कि लाइफ में मुझे कभी भी प्यार नहीं हुआ। ये सुनकर इधर गुजुआन थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है कि आखिर वो कौन हो सकता है, गाओफान या फिर कोई और। इवन के रात को भी वो देर तक यही सोच रहा था, इस वजह से उसे नींद भी नहीं आ रही थी। आखिरकार वो उठकर शुजिंग के पास चला जाता है जो कि सो रही थी। उस पर अच्छे से चादर ओढ़ने के बाद वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा था और यहाँ वो उसे किस करने वाला होता है कि अचानक से शुजिंग की आंख खुल गई। लेकिन अब जब उसने इसे अपने करीब देख ही लिया था तो गुजुआन भी उसके होश में रहते हुए उसे किस कर देता है। शुजिंग को समझ नहीं आती कि ये हो क्या रहा है। गुजुआन को भी अचानक से ही होश आया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। वो भी फौरन से उठकर वहाँ से बाहर भाग गई और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।